1658 में शाहजहां मुगल बादशाह ने यहाँ लाहौर में वाकया ये दरबार बनाया था जिसे शाह चिराग लाहौरी का दरबार कहा जाता है। ये फन तमीर का एक अजीम शाहकार है। बादशाह शाहजहां था, उसको इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। और ये दरख्त की लाइफ इतनी ही पुरानी है जितनी कि पाकिस्तान की लाइफ है। और ये सारा डिज़ाइन जो है ये तुर्की से और मुगलिया का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, वहाँ से ये इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये सैयद असली हसनी हुसैनी सैयद हैं। तो उस वक्त ये मस्जिद में जितने लोग आते थे उन तक आवाज़ बग़ैर स्पीकर बग़ैर बिजली के जाती। इस मस्जिद की जो मोटाई है दीवारों की वो तकरीबन 20 फुट से भी ज़्यादा है। ज़लज़ला प्रूफ इमारतें मुतारिफ़ करवाई थी। नाज़रीन, शहर लाहौर की शाहराहों पर और इसके गली कूचों में आपको मुगलिया दौर की और इसके अलावा ब्रिटिश दौर की, सिखों के दौर की और हिंदुओं के दौर की मुख्तलिफ अमारात, मसाजिद, मंदिर और दरबार मिलते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको लाहौर के माल रोड पर वाक़या एक ऐसी मस्जिद और उससे मुल्हका एक ऐसे दरबार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने आज से पहले शायद ही देखी हो। जिंदा दिलान लाहौरिये जो अब तक इस विरसे को देखने से महरूम है, मैं उन्हें दावत भी दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ, इस शानदार विरसे को मुलाहिजा करें। यहाँ पर मुगलिया दौर का, शाहजहां के दौर का, शाहजहां वही मुगल बादशाह है जिसने 1634 में लाहौर का एक अजीम तारीखी बाग जिसे शालीमार बाग कहा जाता है वो भी तामीर करवाया था। जबकि 1658 में शाहजहां मुगल बादशाह ने यहाँ लाहौर में माल रोड पर वाकया ये दरबार बनाया था जिसे शाह चिराग लाहौरी का दरबार कहा जाता है। इसके साथ ही एक मस्जिद भी बनाई गई थी और इसके साथ साथ उस दौर में पानी की तरसील के लिए यहाँ पर एक कुआं भी बनाया गया था। हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे। इस दरबार में मौजूद जो तारीखी दरख्त हैं जो मुगलिया दौर के हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है जिसे मस्जिद शाह चिराग कहा जाता है, इस मस्जिद की हिस्ट्री भी दिखाएंगे। और बिलाशुबा नाज़रीन, ये फ़न तमीर का एक अजीम शाहकार है जिसको देख के आप बहुत खुश होंगे। तो चलते हैं नाज़रीन, आपको इस दरबार और इस मस्जिद की सैर करवाते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर उनकी मन्नत और मुरादें जो हैं वो पूरी होती हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस लाहौर के रहने वाले दो जिंदा दिलान शहरिये, दो लाहौरिये मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इस मस्जिद के हवाले से, इस शाह चिराग दरबार के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से, और ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब से यहाँ पर मौजूद हैं और कब से इस मस्जिद में नमाज़ें अदा कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब की है और आप यहाँ पर कब से नमाज अदा कर? देखें जी, मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं और 40 साल से यहाँ जुम्मतुल मुबारक और अपनी पंजगाना जो नमाज़ें हैं मैं यहाँ अदा करता हूँ और ईशा की नमाज़ जो है ना वो जाके अपने घर में पढ़ता हूँ। और इसी वसातत से कि ये मुगलिया दौर के बादशाह शाहजहां ने मस्जिद तमीर करवाई थी और ये जो शाह चिराग का मज़ार है ये भी उन्होंने ही तमीर करवाया था। हालांकि इसके नज़दीक और भी मसाजिद हैं, लेकिन लोग जो है ना ज़्यादातर इसी मुनासबत से यहाँ नमाज अदा करने चौक दर चौक चले आते हैं और बड़ी अकीदत से यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और जुम्मतुल मुबारक को ये मस्जिद जो है ना शाह चिराग मस्जिद खचा खच भरी होती है। और ये मस्जिद शाहजहां ने, जैसे आपने भी बताया कि 1658 में बनाई थी, और इसके साथ ही ये शाह चिराग का जो है ना अल मशहूर शाह चिराग लाहौरी, उनका मज़ार भी तमीर करवाया था। अच्छा कुरैश साहब, अगर हम बात करते हैं तो जो लाहौर सिटी था वो तो अंदरूनी शहर था, उसको लाहौर कहा जाता था। ये तो सारी लाहौर की बाहर की बाउंड्री है जिसे आज हम लाहौर में शामिल कर लिया है। यहाँ पर कभी दाता दरबार के बिल्कुल पास दरिया रावी भी गुजरा करता था। तो कुरैश साहब, ये ज़रा लाहौर से तो बाहर ही है ये दरबार, इसकी लोकेशन के बारे में मेरे व्यूवर्स को कुछ बताइए कि उस वक्त कैसा माहौल होता था, यहाँ पर क्या होता था और किस किस्म का एटमॉस्फेयर था? जी, ये देखें जी, ये बहुत पुरानी बात है, सब लोग इसको जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री तारीख पढ़ी हुई है कि यहाँ से जो रावी दरिया जो है ना यहाँ बहता था, साथ ही बाबा मौज दरिया का मज़ार है और वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे था। बाबा मौज दरिया वहाँ बैठते थे। ये जो बाबा शाह चिराग हैं वो इनसे थोड़े से फासले पर इधर बैठते थे। और इसके साथ ही सबूर शाह वली चिश्ती का मज़ार भी इनसे मुलक्का है, वो दूसरी तरफ है। तो ये सारे बुज़ुर्ग जो है ना वो अपने अपने जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी वहाँ बैठते थे। इसके साथ मेरे साथ हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं। हाफिज़ साहब को तारीख पे बड़ी ग्रिप हासिल है और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे हिस्ट्री को जानने वाले हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तारीखी वर्से का, इस कीमती और नादर तारीखी वर्से की हिस्ट्री क्या है। लाहौर के शहर में या दिगर जो बरसगीर में दरबार मौजूद हैं, जहाँ भी हम किसी औलिया अल्लाह का मज़ार देखते हैं उसके साथ मुल्हका कोई ना कोई मस्जिद और कुआं ज़रूर
होता है, तो इस बारे में बताइए कि इसकी क्या वजह है। शाहजहां बादशाह जो बर सग़ीर में बहुत बड़ा एक बादशाह गुज़रा है, उसको शौक़ था मुख्तलिफ़ इमारतें तामीर करने का। इसी तरह उसने ताज महल भी तामीर करवाया। उनका स्ट्रक्चर और उसका जो मटेरियल था वो मुख्तलिफ़ ममालिक से मंगवाया गया था। इसी तरह उनको उलमा से, बुज़ुर्गान दीन से, तसव्वुफ़ के लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अक़ीदत थी। वो बज़ात ख़ुद हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के पास चल कर आए थे और अपनी बादशाहत से मुतल्लिक़ जो है वो सवालात किए थे। और इसी तरह ये जो बुज़ुर्ग हैं शाह चिराग़, इनका असल नाम है सैयद अब्दुल रज़ाक़ शाह साहब। तो उस दौर में शाहजहां को इनसे इतनी ज़्यादा अक़ीदत हुई कि वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे। तो इन फ़कीर के पास जब पैगाम पहुंचाया गया तो इन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह वाला फ़कीर हूँ, कहाँ बादशाह और कहाँ ये फ़कीर, तो मैं इतना बड़ा जो है मैं मसला नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये रिश्ता लेने से इनकार करता हूँ। तो बादशाह को अक़ीदत बहुत ज़्यादा थी। उनकी वफ़ात के बाद शाहजहां ने बाकायदा तौर पर यहाँ पे मस्जिद भी तामीर करवा दी और उनका मज़ार भी बनवा दिया। और मज़ार बुलंद है और इसके ऊपर गुंबद बनाया गया है और गुंबद का जो डिज़ाइन है ये तुर्की से लिया गया है। इसी तरह ये जो शाह चिराग़ मस्जिद है, इसके भी 3 गुंबद हैं। एक बड़ा गुंबद है, 2 छोटे गुंबद हैं और इन गुंबद का डिज़ाइन भी तुर्की से लिया गया है। तुर्की के अंदर इसको कुप्पा कहते हैं। और ये जितने भी तुर्की दौर, उस्मानिया दौर में ये जो बनाए गए हैं, ये गुंबद वाली चीज़ें बनाई जाती थी इमारतें। इसके 2 फ़वायद होते थे, एक तो गर्मी के लिए ये होता, ठंडी होती थी मसाजिद, और दूसरा ये था कि आवाज़ जो है वो दूर तक जाती थी गुंबद की वजह से। तो उस वक्त ये मस्जिद में जितने लोग आते थे उन तक आवाज़ बग़ैर स्पीकर, बग़ैर बिजली के जाती थी और ये मस्जिद ठंडी होती थी। और आज भी मस्जिद ये ठंडी होती है। गर्मियों के मौसम में लोग जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और आराम भी, इस्तराहत भी करते हैं। हम सब इस मार्बल को क्या कहते हैं और ये किन ममालिक से मंगवाया जाता है? ये इंडिया से मंगवाया जाता है, आगरा के इलाके से। इसको उस ज़माने में जब ताज महल बनाया जा रहा था तो इसको तकरीबन 3 महीने तक पानी में डुबो के रखते थे ताकि इसके जो असरात हैं वो ठंडे हो जाएं। तो उसके बाद इसको तराश के बना के इसका फ़र्श बनाया जाता था। तो अब भी ये जो फ़र्श है, अगर गर्मी के मौसम में सख्त गर्मी हो और धूप पड़ रही हो तो ये फ़र्श ठंडा होता है, इसके ऊपर आराम से आदमी चल सकता है। तो इस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह इमाम साहब बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं और इसके साथ इसके अंदर बाकायदा तौर पर जुमा की नमाज़ में ये पूरी मस्जिद खचाखच भरी जाती है। और मज़ार शरीफ के साथ सैयद अब्दुल रज़ाक़ साहब जो शाह चिराग़ के नाम से मशहूर हैं, उनके रिश्तेदार खानवादा की कबूर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इनका जो सिलसिला है वो हज़रत बाला पीर, जिसको शाह मोहम्मद गौस भी कहते हैं, वो ओकाड़ा वाली साइड पे उनका दरबार है, ये उनके साथ इनका सिलसिला चलता है। और अब्दुल कादिर सानी और अब्दुल कादिर सालिस, उन तक इनका सिलसिला जाता है। और ये सारे सैयद हैं और ये सैयद का अब्दुल कादिर जिलानी और फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जाता है इनका। तो ये सैयद असली हसनी हुसैनी सैयद हैं और इनका जो है यहाँ पे मज़ार शरीफ है। लोग जो है यहाँ पे आते हैं, इनका उर्स शरीफ भी होता है। और इसके अलावा यहाँ इनकी जो गुंबद है, गुंबद के अंदर और भी कब्रें हैं, इनके भाई की भी हैं, इनके बाकी रिश्तेदारों की भी हैं और बाहर वाली साइड पे भी कबूर मौजूद है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर जो उस वक्त सीमेंट नहीं होता था तो उस वक्त ये मड इस्तेमाल करते थे और चूना इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अंदर मज़ीद ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें छोटी ईंट इस्तेमाल की गई है जो कि शाहजहानी ईंट कहलाती है। इसके अलावा इसके अंदर फूल वगैरह बनाए गए थे, लेकिन अब वो फूल कम रह गए हैं। अब इसकी रेनोवेशन हुई है तो कुछ जगह जो है उन्होंने मफकूद कर दी हैं। बाकी जो है इसका फ्रेस्को वर्क और स्टक्को वर्क जो है वो इसी तरह ही है। और हर जो है गुंबद के नीचे एक आर्च बनी हुई है और इंतहाई खूबसूरत जो है वो अंदर से ये एक तारीख़ी और हिस्टोरिकल और एक स्ट्रक्चरल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक इम्तियाज़ है। और ये सारा डिज़ाइन जो है ये तुर्की से और मुगलिया का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, वहाँ से ये इसको डिज़ाइन किया गया है। नाज़रीन, चलते हैं और आपको जैसा कि हाफिज़ साहब ने बताया, स्ट्रक्को और फ्रिस्को जो कैलीग्राफी है वो भी आपको दिखाते हैं, इसकी दीवारें भी दिखाते हैं, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, इस खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा करते हैं। इस मस्जिद की तामीर में जहाँ पर मुग़ल आर्ट शामिल है
उसके साथ साथ यहाँ पर तुर्क आर्ट भी शामिल है कि दीवारें बहुत मोटी हैं, जितना जितना हमारा कमरा है आज के दौर में, हम तो सिंगल ईंट से घर बना रहे हैं, इंतहाई नापुख्ता। तो ये देखें इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं, इसकी मोटाई कितनी है दीवारों की? जी, इस मस्जिद की जो मोटाई है दीवारों की वो तकरीबन 20 फुट से भी ज़्यादा है। ये फ्रेस्को पेंटिंग है। अगर आप यहाँ पर देखें तो नाजरीन, यहाँ पर ये देखें, ये मिट्टी है, चूना इसमें शामिल है, ये मिट्टी है, अब ये बुरबुरा हो गया है, चूना है, इसमें मिट्टी है, छोटे छोटे बारीक पत्थर हैं, दाल माश हैं। और इसके अलावा ये देखें नाजरीन, मुझे यहाँ पर ये पटसन के ज़रात नज़र आ रहे हैं। ये वो मुगलिया फ़न तमीर का एक तरीक़ाकार था, वो इसी मटेरियल को काफ़ी दिनों तक भिगो कर रखते थे, जैसे कुम्हार आज भी अपने बर्तनों के लिए मिट्टी गूंद के 2-3 दिन के लिए रखता है। उसी तरह से जो उस दौर के ममार थे इसी टेक्निक को अपनाते थे और उसके बाद वो इसी मटेरियल से ये मस्जिद बनाते थे या जो अमारात है वो बनाते थे। बात की जाए अगर सीमेंट की, लेटेस्ट मौजूदा दौर के सीमेंट की, तो उसकी एवरेज लाइफ मैक्सिमम 60 से 70 साल है, लेकिन इस मटेरियल की एवरेज लाइफ कम से कम 1000 साल है। लेकिन हम देखते हैं कि कई हज़ार साल गुजरने के बावजूद ये बिल्डिंग्स आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बात करते हैं हाफिज़ साहब से कि ये कौन सी पेंटिंग है और किस स्टाइल में बनाई गई है। आप सब ये बताइए कि ये पेंटिंग कौन सी है, और हम देख रहे हैं कि ये जगह जगह से उखड़ी हुई है, तो इसको रेनोवेशन के लिए क्या प्लान्स हैं? जी, ये रेनोवेशन का जो सिलसिला है वो औकाफ़ डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुश्तरका कमेटी जो है इसको तश्कील देती है और इसको तामीर मुरम्मत की जाती है। रही बात इसके ऊपर ये जो फूल वगैरह नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने में ये पेंट वगैरह नहीं होता था। उस वक्त ये देसी फूलों और पत्तों के कलर बनाए जाते थे, जिसको वाटर कलर भी कहते हैं। उसके ज़रिए से इनके ये फूल वगैरह बनाए जाते। उनकी लाइफ जो थी उस वक्त तकरीबन 500 से 800 साल तक तकरीबन होती थी। तो पेंट की जो उम्र है वो तकरीबन 60-70 साल तक होती है। उसके बाद पेंट भुरभुरा ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो वाटर कलर हैं ये ख़राब नहीं होते, ये इनको 500-600 साल तक ये बिल्कुल अपनी असली हालत में रहते हैं। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो इन्होंने इस्तेमाल किया है सीमेंट की जगह, चूँकि सीमेंट उस वक्त होता नहीं था, तो चूना ये लेके आते थे। चूने के अंदर ये एक ख़ास किस्म की मिट्टी वो शामिल करते थे, और वो इसके अलावा पटसन जो है वो ये बांग्लादेश से मंगवाते थे उस ज़माने में और बर्मा से, और उसको ये छोटे छोटे ज़र्रात करके इसको शामिल करते थे। और इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो वो ग्राइंड करते थे। ग्राइंड करने के बाद इसमें शामिल करके इसको एक बाकायदा तौर पे एक आटे की तरह गूंधा जाता था, और उसको 3 से 4 हफ़्ते बाकायदा इसको बनाया जाता था। फिर इसको बाद रख दिया जाता था। जब ये मुकम्मल तैयार हो जाता था उसके बाद इसको इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से इसकी जो लाइफ है वो मजबूत हो जाती है। सीमेंट से भी ज़्यादा ये मजबूत है। उस ज़माने में ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, इसके अंदर एक और ख़ूबी भी थी। उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी कि अर्थक्वेक प्रूफ, मतलब ज़लज़ला प्रूफ इमारतें होती थीं। और 400 साल में कितने ज़लज़ले आए हैं बर सग़ीर में और लाहौर में, तो ये इमारतें अभी तक महफूज हैं। और उन्होंने उस दौर में ज़लज़ला प्रूफ इमारतें मुतारिफ़ करवाई थी, जो आज तक हमारे पास मौजूद है, और इंशाअल्लाह ये कई हज़ार सालों तक जारी इसी तरह बरकरार रहेंगी। नाज़रीन, आज के लेटेस्ट और मॉडर्न दौर में अब साइंस ने हमें ज़लज़ला प्रूफ अमारात का शऊर दिया है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि मुगलिया दौर के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उस दौर में ही जो ज़लज़ला प्रूफ अमारात थी उनका ट्रेंड मुतारफ़ करवाया। देखें जी, उस वक्त जो कारीगर या मेमार थे तो वो चीफ़ इंजीनियर से भी बड़े होते थे, और वो हरफ आखिर होते थे। उन्होंने ताज महल बनाया तो आज तक कोई नहीं बना सका। इसी तरह दूसरी मसाजिद और गुंबद और ये सारी जो तकनीक बनाई, बाशी मस्जिद बनाई, मस्जिद वज़ीर ख़ान बनाई, उसका मुतबादिल अभी तक हम 400 साल बाद भी नहीं बना सके। तो ये उनकी एक कारीगरी थी, मेमारी थी, और इस चीज़ में इंजीनियरिंग में वो बहुत ज़्यादा आगे थे। इसी वजह से मुगलिया दौर हुकूमत का जो बादशाह शाहजहां था उसको इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। अच्छा सर, अब हम दाखिल होते हैं इस मस्जिद के अंदर। अब देखें, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ कैसे गूंज रही है। नाजरीन, ये महराब है इस मस्जिद का, और इस महराब में भी अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ये किस किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है। इस डिज़ाइनिंग की क्या वजह है, ये यहाँ पर कट्स क्यों बनाए गए हैं, ये कर्व्स क्यों बनाए गए हैं, ये स्टार क्यों बनाए गए हैं। नाज़रीन, जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली जो पेश इमाम होते हैं वो अल्लाह के कलाम मुबारक की तलावत करते हैं नमाज के दौरान और ख़ुतबा देते हैं। तो मैं आज भी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर मैं आज भी यहाँ हल्की सी आवाज़ में बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बाहर तक जो
सुनाई दे रही है, इसकी गर्दिश कर रही है, इसकी बाज़गश्त दूर तक सुनाई दे रही है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर खड़े होके तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन उसकी निस्बत कम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब उस वक्त लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे, बिजली भी ईजाद नहीं हुई थी, तो उस वक्त एक देसी तरीका था, ये स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने आर्च बनाई होती थी और इसकी जो कोने थे उसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल किया जो एक मुझे अमरीकी साइंसदान ने बताया था कि अगर एक कोने के अंदर आप खड़े हो के आवाज़ को फेंकते हैं तो जब वो 7.5 मीटर पर जाती है और उसका एंगल 40 एंगल हो, 40 का जाविया बनता हो, तो जब वो अपने वेलोसिटी कैपेसिटी के आखिर तक जाती है तो पीछे से आने वाली जो वेव उसको टच करती है तो वो डबल हो जाती है। तो इसी तरह अगर इमाम साहब यहाँ पे खड़े हो के कोई भी खुतबा देते थे तो ये कोनों के अंदर जब ये आवाज़ जाके टकराती थी तो ये ऊपर जाती थी, तो जब ऊपर जाके गुंबद के करीब जा पहुँचती थी तो वहाँ पे डबल हो जाती थी। उस फार्मूले के तहत जो फिज़िक्स का फार्मूला है उसके साथ ये पूरी मस्जिद में फैल जाती थी। ये उस वक्त उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी। हाँ साहब, आप हमें लेके चलिए वहाँ पर जो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि ये एक कौन सी टेक्निक है जिससे ये आवाज़ पूरी अतराफ़ में घूमती है। तो नाज़रीन चलिए आपको वो स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं जहाँ से आवाज़ कि ये साइंस डेवलप होती है और आवाज़ जो है वो पूरी बिल्डिंग में बाज़गश्त करती है। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर ये देखिए आप, ये कैसे कर्व्स बनाए गए हैं, कैसे कट्स बनाए गए हैं। आप सब इन कट्स की क्या वजह है? इसकी वजूहात ये हैं कि जब आवाज़ यहाँ पे इनमें से गुज़रती है तो जब स्लिप हो के जब गोल जगह से गुज़रती है तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है, जब दूसरे कर्व में गुज़रती है वो उससे ज़्यादा डबल हो जाती है, तो इस तरह ट्रैवल करते हुए दूर दूर तक जाती है। नाज़रीन ये वो साइंस है। चलिए अब आपको हम उस कोने में लेके जाते हैं, इस मस्जिद के उस कोने में लेके जाते हैं जहाँ से आवाज़ हवा की वजह से दूर तक मुख्तलिफ़ कोनों में सुनाई देती है। तो हाफ़िज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ भी नाज़रीन आवाज़ गूंज रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी वहाँ पर गूंज रही थी। हाफ़िज़ साहब बताइएगा कौन से कोने हैं जहाँ से ये आवाज़ गूंजती हुई हमें सुनाई देती है? ये कोना है। अगर यहाँ पे खड़े हो के आवाज़ अगर हम बिल्कुल थोड़ी सी विस्परिंग भी करते हैं तो इसके मुखालिफ जो कोना है वहाँ पे आवाज़ डबल ट्रिपल होके जाती है। विस्परिंग में आम तौर पे ये होता है कि 1.5-2 फुट तक आवाज़ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है हम तकरीबन देख रहे हैं ये 15 फुट के से भी ज़्यादा एरिया बन रहा है, 20 फुट से भी ज़्यादा है, तो यहाँ तक आवाज़ डबल जाएगी। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ तो दूसरी तरफ को ये आवाज़ जाएगी। नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए आज मैं आपको मुग़लिया दौर की इंजीनियरिंग के क्या अजीम और नादर और बेशबहा कीमती शाहकार की सैर करवा रहा हूँ। हाफ़िज़ साहब ये बताइए यहाँ पर जो आर्च बनी हुई हैं इनका क्या मतलब, यहाँ पे कर्व्स देख रहा हूँ, कट देख रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? जिस तरह हम देखते हैं कि अगर पानी को एक ख़ास बहाव के ऊपर फैलाया जाए या फेंका जाए तो वो एक प्लेन के ऊपर जब जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब उसके अंदर थोड़ी सी रुकावटें डालते हैं तो उसकी वजह से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। आम तौर पे डैम के अंदर भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पानी जो होता है इसके ऊपर जो है आवाज़ फ्लोट करके बड़ी तेज़ी से दूर तक जाती है, और इसी तरह इन्होंने उसी ही फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर कर्व बना दिए हैं कि अगर वो आवाज़ एक तरफ से फेंकी जाए तो वो कर्व के अंदर से ऐसे टकरा के स्लिप होकर उसकी वेलोसिटी और कैपेसिटी तेज़ होने के बाद ये दूर तक जाए। तो ये हर जगह पे इन्होंने कर्व बनाए हुए हैं और इसी तरह से आर्चिज़ बनाई हुई हैं। नाज़रीन मुग़लिया अहद जहाँ इसमें बहुत सी ख़राबियाँ भी देखने में आती हैं, वहाँ पर अगर इसकी फ़न तामीर की बात की जाए तो नाज़रीन पूरी दुनिया में ऐसा फ़न तामीर, ऐसा तर्ज़ तामीर हमें कहीं नहीं मिलता। ये यूनिक और अपनी ज़ात में एक मुनफरद, नादर और नायाब फ़न तामीर था जिसे हम मुग़लिया आर्ट के नाम से याद करते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं, ये थी हमारी मस्जिद। मैं शकील से कहूँगा कि यहाँ पर खड़ा होकर शकील एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू बना ले, उसको बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। अगर हम गुंबदों की बात करें तो यहाँ पर गुंबद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आवाज़ की बाज़गश्त हमें सुनाई देती है। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ पर इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ। शहर लाहौर और माल रोड जहाँ 24 घंटे गाड़ियों के हारन, लोगों का शोर, ट्रैफिक का शोर रहता है, लेकिन उस शोर में भी ये मस्जिद एक इंतहाई पुरसुकून, आरामदेह और बड़ी एक कह लीजिए आपके ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई शोर सुनाई नहीं देता। और यहाँ पर खड़े होकर मुझे आज भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी मुग़लिया अहद में चला गया हूँ। तो नाज़रीन दरबार बाबा शाह चिराग लाहौरी के अहाते में ये एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। ये दरख्त
نیم کا درخت ہے اور اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. اس کا تنا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا تنا کتنا موٹا ہے. اس کے تنے کو آپ اپنی بازوؤں میں بھی نہیں لے سکتے. یہ دیکھیے, اندازہ کیجئے, یہ دیکھیے, یہ اسے کم از کم 4 آدمی اپنی بازوؤں میں مل کے لیں تو یہ اس میں آتا ہے. تو ہم قریشی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلطان بھائی یہ بتائیے, یہ کب سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ 40 سال سے آپ کی یہاں پر دکان ہے. ہاں جی, 40 سال سے میں یہاں پہ موجود ہوں اور 40 سال سے پہلے کا یہ درخت ہے. یہ درخت اسی وقت کا ہے جب یہ مغلیہ پاکستان کی سپریشن ہوئی ہے. تو جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے ہیں تو یہاں جب لوگ آتے تھے یہاں کوئی سایہ نہیں تھا, تو یہ سائے کی وجہ سے انہوں نے 2-4 درخت لگائے تھے. لیکن یہ درخت چونکہ بچ گیا تھا اور اس کو یہ پروان چڑھا اور اس کی چھاؤں میں جو ہے نا وہ لوگ بیٹھتے تھے. اور یہ درخت اتنا پرانا ہے, آپ دیکھ لیں, اب 70-72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. 76 سال سر, 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. اور یہ درخت کی لائف اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پاکستان کی لائف ہے. اور یہ پاکستان کی عمر کا درخت ہے. جتنی عمر پاکستان کی ہے اتنی اس درخت کی ہے. اور اس درخت سے کہتے ہیں کہ نیم کے درخت کے نیچے اگر 4 پائی بھی ڈال لیں آپ تو آپ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں. تو لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. جب یہاں شاہ چراغ لاہوری کا عرس ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اس کے سائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جی ناظرین, اب چلتے ہیں ہم دربار شاہ چراغ کے اندر اور آپ کو اس کے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. تو ناظرین, اب ہم داخل ہونے والے ہیں دربار حضرت شاہ چراغ لاہوری. یہ سید عبدالرزاق صاحب کا دربار ہے. جی ناظرین, اب میں داخل ہو گیا ہوں دربار حضرت شاہ چراغ میں. اس دروازے کی اگر بات کروں ناظرین تو یہ ساگوان کی لکڑی سے بنا ہوا دروازہ ہے. ساگوان کی لکڑی صرف برما میں پائی جاتی ہے اور برما سے ہی منگوائی جاتی ہے. یہ اس کا ڈیزائن آج بھی وہی پرانا 1658 میں جیسا تھا ویسا ہی ہے. یہ دروازہ دوبارہ تعمیر کیا گیا لیکن اس کے ڈیزائن کو تبدیل نہیں کیا گیا, اس کی لکڑی کو تبدیل نہیں کیا گیا. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں دربار شاہ چراغ کے اندر. یہ دربار شاہ چراغ جن بزرگوار کی یہاں پر ڈیری ہے, قبر ہے, یہ ان کی قبر کے پاس میں کھڑا ہوں. ان کا نام سید عبدالرزاق ہے. المعروف حضرت بابا شاہ چراغ لاہوری ہیں. ناظرین, یہ ایک ایسے صوفی باصفا تھے کہ انہیں شاہ جہاں نے اپنی دختر کا نکاح کے لیے آفر بھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ میری کسی بیٹی سے شادی کر لیجئے. لیکن یہ اولیاء اللہ یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انہوں نے مغل سلطنت کے ایک عظیم بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں درویش ہوں, فنا فی اللہ ہوں, اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں, مجھے کسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی. تو ناظرین, حافظ صاحب سے مزید اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہاں اس دربار کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی منفرد انجینئرنگ کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں. حافظ صاحب بتائیے گا اس کے گنبد کے بارے میں, اور یہ جو کیلی گرافی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی, یہ گنبد جو ہے لاہور کے اندر یہ ڈبل گنبد بنایا گیا ہے. مغلیہ ہسٹری کے اندر یہ چیز لاہور کے اندر سامنے آتی ہے کہ یہ جو نیلا گنبد ہے یہ ڈبل گنبد بنایا گیا تھا پہلی مرتبہ لاہور میں. اس کے بعد باقی گنبد بنایا گئے اور اس کے ساتھ جو ہے بادشاہی مسجد کے جو گنبد ہیں وہ بھی ڈبل ہیں, اور یہ جو گنبد ہے یہ بھی ڈبل گنبد بنایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والا حصہ اور اوپر والے حصے کے درمیان ایک گیپ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ نیچے کنویں میں دیکھتے تھے تو خوف نظر آتا تھا. اگر کوئی آدمی یہاں پہ آتا ہے اور اوپر دیکھے اس کو خوف محسوس نہ ہو, اس لیے ڈبل گنبد بنایا گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر دی گئی کہ خوبصورتی اس طرح سے ہو کہ ایک آدمی اگر اوپر کو دیکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور اوپر اس کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک خوبصورت گنبد نظر آنا چاہیے جس کے اندر کیلی گرافی بھی کی گئی ہے اور اس کے اندر پھول بوٹے بھی بنائے گئے ہیں. اور یہ جو سارا کام تھا اس زمانے میں یہ ایک بہت ہی کاریگر لوگ بناتے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس گنبد کا اندر والا حصہ جو ہے ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ ڈبل گنبد ایجاد کیا گیا تھا. یہ مغلیہ دور میں سب سے پہلے یہاں پہ لاہور میں ایجاد کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد تاج محل میں بھی استعمال کیا گیا, بادشاہی مسجد میں, باقی دیگر جو مساجد ہیں ان کے گنبد کو ڈبل گنبد بنایا گیا تھا. اب صاحب ڈبل گنبد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہاں اس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نظر نہیں آ رہا ہے.
डबल गुंबद से मुराद ये है कि एक नीचे वाला हिस्सा है इनर साइड और एक है आउटर साइड, इसके दरमियान गैप होता है, इसमें एक बहुत बड़ा कमरा बना होता है। इसको दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस ज़माने जंगें ज़्यादा होती थीं तो छुपने के लिए, जंगी मामलात के लिए वहाँ पे ऊपर एक बना दिया जाता था ताकि वहाँ पे लोग खुफिया कमरा कह दें या मोर्चा देख लें कि एक ऊंचा भी होता था, दूर से नज़र भी आते थे भी दुश्मन फ़ौज कहाँ पे आ रही है। हमें यहाँ से अब देख सकते हैं ये डबल गुंबद का नज़ारा कैसा है। क्या ये जो इसके ऊपर मैं रोशनदान देख रहा हूँ ये तो डबल गुंबद नहीं है? नहीं, ये डबल गुंबद नहीं है, बल्कि ये जो आपको आर्च पूरी नज़र आ रही है इसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया है। इस गुंबद, नीचे वाले गुंबद से ऊपर एक गुंबद है, एक दरमियान में खला है, ये ठंडा रखने के लिए, और दूसरा जंगी एतबार से जो है वो इसमें यहाँ जो है मोर्चा बना के जो है उस ज़माने के फ़ौजी थे वो बैठते थे और ये जंग के लिए इस्तेमाल भी हो सकता था। ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए ये इमारतें जो इस्तेमाल होती रही हैं। इस्लाम में भी ये है कि जो कब्र होती है वो एक जन्नत की बागों में से एक बाग होती है। तो ये इधर एक आदमी जब आता है बुज़ुर्ग की कब्र के ऊपर तो उसको यहाँ इर्द गिर्द ऐसे नज़र आता है कि ये कब्र जो है ये एक बाग के अंदर मौजूद है। तो ये एक कंसेप्ट तस्वर था उस ज़माने में सूफिया कराम का, जो जिस तरह के ये इर्द गिर्द ये जो फूल वगैरह बनाए गए हैं ये उसी तरफ एक इशारा था। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी स्टोरी जिसमें मैंने आपको लाहौर के माल रोड पर, जो कि इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है जहाँ 24 घंटे गाड़ियों का रश शोर और गुल रहता है, उस माहौल में मैंने आपको वहीं पर ऐसे ही जगह पर माल रोड पर ही वाक़या मैंने आपको मुग़लिया दौर की एक अज़ीमुल शान मस्जिद भी दिखाई और ये अज़ीमुल शान दरबार शाह चिराग भी दिखाया। यहाँ पर आज भी इतने शोर गुल में भी इंतहाई सुकून है। ये इंतहाई पुरसुकून जगह है जहाँ पर किसी किस्म का शोर गुल सुनने में नहीं आता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।